नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के पहले दौर के मतदान के लिए लगभग मैदान सज चुका है। परसों 27 को मतदान होने वाला है और कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धन बल, मीडिया बल, सत्ता बल सब कुछ लगा दिया है और कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दम पर खड़ी हुई है। इस चुनाव में, ख़ास तौर पर पहले दौर के चुनाव में, वो यहाँ पर एक तरह से पिछले 10-15 दिन से डटे हुए हैं और उनकी टीम पिछले 2-3 महीने से काम कर रही है। तो ये रणनीति कांग्रेस ने बनाई है, वो कितनी कारगर होगी इस पर भी बात करेंगे। क्या संभावनाएं बन रही हैं अब जबकि प्रचार कार्य इस दौर का अंतिम चरण में है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भूपेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी का तमाम तरह का बल है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास वो संसाधन नहीं है और हमने देखा कि चुनाव प्रचार के मामले में भी यहाँ कांग्रेस उतने ज़ोर शोर से उपस्थित नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं बन रही हैं कांग्रेस की? देखिए, ये उत्तरी जो आसाम है शुरू से कांग्रेस के पक्ष में रहा है। पिछले चुनाव में हम पिछड़ गए थे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से हमसे मतदाता नाराज़ हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, परिवर्तन आया है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को केवल ठगने का काम किया है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। चाहे टी वर्कर्स हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, तो सबके साथ छल ही किया गया है और इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हुआ है। और अब जब हम लोगों ने संगठन के माध्यम से अप्रोच किया लोगों को, तो वो फिर हमारे साथ खड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तरी असम में कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। ये आत्मविश्वास जो आप जाहिर कर रहे हैं उसका आधार क्या है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो बीजेपी की तरफ से चली जा रही है, हिंदू बनाम मुसलमान की, और AIUDF का साथ आपने लिया है। बदरुद्दीन अजमल को टारगेट किया जा रहा है लगातार। ऐसे में, और पहले भी हिंदू और मुस्लिम का वातावरण यहाँ पहले बना के रखा गया है पिछले 5 साल से, तो उसमें आपको क्या लगता है नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि आपने AIUDF को साथ लिया है, हालांकि उसकी छवि उस तरह की नहीं है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट एक खलनायक के तौर पर गया है। पहली बात यह है कि 10 जो पार्टी है उसका गठबंधन हुआ है। उसमें से कुछ पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ हैं। ये साथ इसलिए है कि वो CAA के खिलाफ हैं। असम की जनता CAA नहीं चाहती और जो नहीं चाहने वाले जो दल है वो अधिकांश हमारे साथ आ गए हैं। एक दो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अलग से लड़ रहे हैं, लेकिन बचत जो दल है वो हमारे साथ हैं और CAA के खिलाफ में लामबंद हुए हैं। तो जो मत विभाजन होता था वो रुका। दूसरी बात यह है कि अजमल साहब को इतना विलेन क्यों बनाया जा रहा है? सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नौगांव में और गौरांग में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में उनका सहयोग ले चुके हैं। तो जब वो साथ में लेते हैं तब वो अच्छे हैं। जो उनको साथ दे तो अच्छा है, और उसे साथ ना हो तो फिर कहीं खालिस्तानी हो जाते हैं, कहीं आतंकवादी हो जाते हैं, कभी वो पाकिस्तानी और चीनी समर्थक हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको साथ मिला तो अच्छा और नहीं दिए तो फिर खराब। नहीं, बात बीजेपी भर की नहीं है। एक यहाँ का जो माहौल बना हुआ है और उसमें इस तरह के इशू आपके अगेंस्ट में काम कर सकते हैं। बेशक वो इस तरह का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस को लगातार यहाँ कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। और यहाँ की जो असमिया समाज है उसने कांग्रेस को पहले ये देखा है कि कैसे IMDT एक्ट को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और जिसकी वजह से बांग्लादेशियों की पहचान और वापस भेजने का मुद्दा उलझ गया, फिर वो हटा। तो कांग्रेस की भूमिका को भी वो उस नज़र से नहीं देखती कि बहुत सकारात्मक रही हो जो असमिया अस्मिता और संस्कृति की बात है। देखिए, जब आसाम जल रहा था तो कांग्रेस और तरुण गोगोई जी के नेतृत्व में यहाँ शांति की स्थापना हुई। नहीं तो एक समय पूरा बर्निंग इशू आसाम रहता था।
आज वो बात नहीं है, तो उसमें तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो शांति स्थापना की गई। आज ये जो बात हो रही है, आज सबसे बड़ा मुद्दा सीए का है और असम के लोगों की पहचान की है, उसके आइडेंटिटी की है, और उस सांस्कृतिक पहचान और अपनी अस्मिता को लेकर आसाम की जनता बहुत चिंतित है। और इसलिए ये सारे मुद्दे छोड़कर एक सीए के खिलाफ में आसाम की जनता उठ खड़ी हुई है। लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि 1 साल का जो कोरोना का दौर रहा है उसमें ये मुद्दा बहुत डाइल्यूट हो गया है और बीजेपी ने भी इसको दरकिनार करने की कोशिश की है। ये आश्वासन भी दिया है कि हम जो असम समझौते की धारा 6 है उसमें प्रावधान करेंगे असमिया संस्कृति की रक्षा को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि उसने जो वादे किए हैं वो कन्विंस किया है लोगों को, इसलिए शांति कायम हो गई? मुद्दा तो कभी ख़त्म हुआ नहीं। कोरोना के कारण से ज़रूर थोड़ी सी कमी आई, नहीं तो आप देखेंगे जिस समय जापान के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे थे और पूरा एयरपोर्ट से लेके गुवाहाटी तक के जो सड़कों को सजाया गया था सब कुछ तहस नहस हो गया था। 5 लोगों की जाने गई, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो आंदोलन तो यहाँ हुआ है, मुद्दे भले सड़कों पे ना दिखाई दे लेकिन सबके जहन में तो है, वो मुद्दा है और अभी चुनावी मुद्दा भी बना है। सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि काम ही ना मानूं, ये हर व्यक्ति के जुबान पे है। ये जो पूरा इलाका है पहले दौर का, यहाँ पर ये चाय बागानों वाला क्षेत्र है अगर शहरी इलाकों को छोड़ दें तो, और वहाँ चाय बागान मज़दूरों की समस्याएं बहुत बड़ा मसला रही हैं। उस समय भी जब आपकी पार्टी थी आपने उनका ख्याल नहीं रखा, बीजेपी ने वादे किए नहीं निभाए। अब आप 365 रुपये प्रतिदिन मिनिमम वेज करने की बात कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा संदेह हो रहा है कि ये चुनावी वादा है क्या? देखिए, चाय बागान के मज़दूरों के पक्ष में जितने कानून बने हैं वो कांग्रेस ने बनाया है, न एजेपी ने बनाया है न भारतीय जनता पार्टी ने। उनको भी 5 साल मौका मिला लेकिन एक भी कोई निर्णय लिए हो तो बता दो। आज जितने भी फैसले हुए हैं चाय बागान के मज़दूरों के, वो कांग्रेस शासनकाल में हुआ। और ये 351 रुपया देने की बात उन्होंने की थी, नहीं दिया। और अब हम कह रहे हैं कि हम 365 रुपया देंगे। वो इसलिए कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। और जैसे छत्तीसगढ़ में हमने ऋण माफ़ी की बात है, धान खरीदी की बात है, वो जो किया था उसी तर्ज पे यहाँ भी किया जाएगा, ये विश्वास दिला रहे हैं और लोग विश्वास कर रहे हैं। ये अभी आपने कहा कि सीए के खिलाफ एक भावना है लोगों में, और हमने भी महसूस किया कि वो भावना तो है, उस स्तर पर भले ही न रह गई हो। लेकिन जो 2 प्रमुख दल थे सीए के खिलाफ आंदोलन करने वाले, राइजोर दल और असम जातीय परिषद, आप उनको अपने साथ में नहीं ले पाए हैं। इस इलाके के में ख़ास तौर पर वो इफ़ेक्टिव होता, तो इसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं? वो भले हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा, उससे हमको फ़ायदा हो रहा है। किस तरह से? वो जो भारतीय जनता पार्टी जो वोट जा रहा था वो लेंगे तो उनका वोट तो कटे। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो आपके पास आना था, वो उनके पास चला देखिए, जो हमारे CPI, ML और जो क्षेत्रीय दल जितने हैं वो सब एक साथ हुए। जो पिछले चुनाव में सब लोग लड़े थे और इस कारण से मत विभाजन हो गया था, और अब वो सारे दल एक साथ आ गए हैं। और ये जो 2 दल जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, उसी को नुकसान होगा। तो ये हमारा जो वोट है वो एक साथ आ रहा है और सारे दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आंकड़े है, वो जादुई आंकड़े उसको छुएंगे। ये जो बीजेपी है वो 2 बड़े नेताओं के साथ चुनाव लड़ रही है, प्रादेशिक नेताओं के साथ, और वह मतलब उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी, और मुख्यमंत्री वो हैं भी, सोनोवाल तो हैं ही, हेमंत बिश्व शर्मा हैं जो आपकी पार्टी से गए हैं। तो आप अपने किसी लीडर को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं, और ये हमने देखा कि हिंदुस्तान के इलेक्शन में कोई अगर चेहरा होता है तो उसको देखकर भी वोट दिया जाता है। ये आपकी एक क्या माना जाए हैंडीकैप रहा इस इलेक्शन कैंपेन में? देखिए, जहाँ तक कि कांग्रेस की राजनीति की बात है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ तो कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, और कांग्रेस की परंपरा रही है, जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाता है, और उसके बाद विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करते हैं कि वो नेता कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी या जिस राज्य में हमारा मुख्यमंत्री हो,
तो वो हमारा चेहरा होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी बंगाल में कौन सा चेहरा प्रस्तुत किए हैं, या इसके पहले आप देखें हरियाणा में कौन सा उसका चेहरा था, यूपी में कौन सा चेहरा था, बाद में तो बनाए। लेकिन यहाँ सोनेवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके भी नेतृत्व को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में इनर इन फाइट कितना है, ये इस बात का परिचय है। ये डबल इंजन सोनेवाल और हेमंता का वो एक खींच रहे हैं, और वो रेल ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है, और अभी भी वो नेता घोषित नहीं कर पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है। ये अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने और कहा है कि एनआरसी को करेक्टेड रूप में वो लागू करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो पहले एनआरसी बनी है उसको लेकर इतने विवाद रहे हैं, और उसको अगर वो रिवाइज़ करने की बात कर रही है, तो ये लोगों को लग सकता है कि बीजेपी सिंसियरली इस पर काम करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनकी नेताओं की कही बातें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे विदेश से काला धन लाने की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात। जीएसटी में कितने संशोधन हो गए, वो संशोधन किए वो नहीं समझ पा रहे हैं, जो सीए हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, व्यापारी तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है क्या। तो ये जितने भी लाए हैं वो बिना सोच समझ के लाते हैं, और उसके बाद वो लगातार परिवर्तन करते जाते हैं, और जो कहते हैं वो तो लागू होता ही नहीं। किसानों का आय दोगुनी करेंगे, क्या योजना है आपकी? आपके पास कोई योजना नहीं है, वो बस आपके पास एक ही फार्मूला है जो अंग्रेज़ों से आपने ली है, डिवाइड एंड रूल। आप जाति जाति से धर्म धर्म के बीच में लड़ाई कराओ और वोट अपना कबाड़ लो। ये इनकी रणनीति हर जगह रही है, लेकिन हर बार ये सफल नहीं होता। ऊपरी असम में पिछली बार आपकी पार्टी ने 9 सीटें जीती थी। आपको लगता है कि ये आंकड़ा बढ़कर 15 पार कर पाएगा? निश्चित रूप से ये बिल्कुल उलट रिजल्ट आएगा। जितना भारतीय जनता पार्टी को पिछले समय मिला था, उससे अधिक सीटें हमको मिलने वाली है। ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपका नेतृत्व एआईयूडीएफ के साथ समझौता तो कर चुका है, लेकिन फिर भी एक दूरी बरत रहा है। तो आने वाले चुनाव में, मतलब दौर में, लोअर असम में, बराक वैली में, क्या आपके ज्वाइंट कैंपेन होंगे? क्या राहुल गांधी अजमल बदरुद्दीन के साथ मंच शेयर करेंगे? क्या ये देख सकते हैं, या एक डिफेंसिव तौर पर जो अभी तक दिख रही है इस मामले में वो बना रहेगा? देखिए, पहली बात ये है कि कोई यहाँ आके राहुल गांधी जी समझौता नहीं किए हैं। हमारे जो प्रादेशिक राजनीतिज्ञ हैं वो आके सारे दलों को मिला के समझौता किए हैं, जिसमें हाईकमान की सहमति रही है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी से कयास लगाने का मतलब क्या है? ठीक है, वो तो देख लेंगे, जब आएगा समय आएगा तो होता है। अरे सुनो, तो ये पूरा प्रोग्राम मैं करता हूँ, ऐसी मुझे जानकारी, मतलब राहुल जी का कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ या कौन राजनीतिक दल उसमें खड़े होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में मैं तय नहीं करता। इसके लिए कोई और लोग हैं जो सब कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसलिए ये जवाब मैं दे पाऊँगा ये कठिन है। मेरे भी दौरा कार्यक्रम तो यहाँ प्रदेश के लोगों बनाते हैं, फिर जो बनाते हैं उसमें मैं जाता हूँ। मेरा अंतिम सवाल है कि ऐसा महसूस कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, फ़ोटो फिनिश वाला मामला है, और अगर चुनाव के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो उसमें कांग्रेस मार खा सकती है, क्योंकि हमने देखा कि अच्छी खासी सीटें लाकर भी आप सरकार नहीं बना पाते। मणिपुर में आप नहीं बना पाए, गोवा में, और कई राज्यों में भी चूँकि बीजेपी के पास तमाम शक्तियां हैं वो इस्तेमाल करके बना लेती है। तो क्या उस पोस्ट इलेक्शन आपके पास कोई रणनीति तैयार है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी और हमारी जो तैयारी है वो थोड़े मार्जिन की जीत वाली नहीं है, ये 100+ की बात है। जैसे छत्तीसगढ़ में तोड़ नहीं पाए, राजस्थान में कोशिश कर ली लेकिन मात खाए, आसाम में भी उस प्रकार से रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश में उलट दी। मध्य प्रदेश में तो बहुत छोटा बहुमत रहा है, उसका से हो गया। लेकिन अब आसाम की जनता ने ठान लिया है कि ऐसा मेजॉरिटी देंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी धन बल और तंत्र का दुरुपयोग करके भी पलट ना सके। तो आप 100 के ऊपर की सीट 126 में मान के चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी सीटें उतनी आएगी। कांग्रेस की इसमें से कितनी होंगी?
निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सीटों में हम लड़ रहे हैं, तो ये आंकड़ा पिछले समय भारतीय जनता पार्टी जितना मिला था उससे ज़्यादा हम पाएंगे। तो ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बहुत मेहनत की है उनकी टीम ने इस इलाके में, और अब देखना यह है कि उनका ये आत्मविश्वास जो है वो ज़मीनी हकीकत से कितना मिलता जुलता है। इसके लिए हमें 2 मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब शुरू हो रहे थे इलेक्शन तब कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और आज जब पहले दौर के मतदान होने जा रहे हैं तो कांग्रेस बराबरी के पर टक्कर देती हुई नज़र आ रही है, और जो पूरा परिदृश्य है चुनावी वो बदला हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।